चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो आई एम राहुल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, संगरिया राजस्थान, and I have secured rank 6 to 8 in this year's UPSC Civil Services examination, and this was my third attempt. First two में नहीं हो पाया and finally I got through. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपन एक एक करके देखते हैं. तो I want to thank for this success, if we can say so. I want to thank my family, my friends. भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहता है, तभी जाके कुछ होता है. सो आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन. आई फील रियली ग्रेटफुल, जिस वजह से मैं अभी ये हैप्पीनेस फील कर पा रहा हूँ. ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स है. तीनों अटैम्प्ट में मैंने मैथमेटिक्स रखा. उसका रीज़न भी यही है कि मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से मेरी अच्छी थी, और जिसमें आप अच्छे रहते हैं उसी में अगर आप ऑप्शनल भी लें तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है. एंड थैंकफुली मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 314, जिसकी वजह से ही मेरा लिस्ट में नाम है. एंड आई एम लाइक हैप्पी अबाउट द डिसीजन दैट आई टुक. मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑप्शनल, उसके बावजूद अच्छे मार्क्स आए तो आई कैनॉट बी मोर हैप्पियर. मोटिवेशन की आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं कि मैंने ये कहाँ से इंस्पायर हुआ. ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं मोटिवेट हुआ उस चीज़ से, लेकिन सबसे पहले जब मुझे पता चला था कि आईएएस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, तो वो थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी सुन के. एक बार मैं और मेरे पापा दोपहर में टीवी देख रहे थे. आई वॉज इन 6th क्लास बैक देन, एंड सेट मैक्स पे वही मूवी आ रही थी जो हमेशा आती है, सूर्यवंशम. तो उसमें क्या है, वो जो हीरा ठाकुर की वाइफ है वो कलेक्टर बन के वापस आती है. तो उसकी पावर दिखती है, अथॉरिटी दिखती है, उसके ससुर उसको माफ़ कर देते हैं. तो वो बनने के बाद उनकी लाइफ एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पापा से पूछ लिया, पापा ये ऐसा क्या बन गई जो कुछ गजब ही कर दिया इन्होंने. तो ही वॉज लाइक ये आईएएस होता है, कलेक्टर होता है. तो मैंने मजाक में पापा को बोल दिया कि पापा एक दिन मैं भी बनूँगा. पापा थोड़े से रियलिस्टिक हैं, उनको पता था कि यार बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है और ये पढ़ाई में कुछ उतना ख़ास है नहीं. हाँ, आई वॉज ओके, बट कोई ऐसा नहीं था कि बचपन में ही कहते कि हाँ ये कुछ बन के ही दिखाएगा. बट हाँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. बट वी कैन से कि वहाँ से मुझे पता चला आईएएस क्या होता है. और ये भी कह सकते हैं कि उस दिन एक सपने ने जन्म लिया, एक सपने ने दिमाग में घर कर लिया कि इवेंचुअली हमको क्या करना है. और वो पता नहीं था कि यूपीएससी होता है, कुछ एग्ज़ाम लिखना है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं पता था. बट वी हैड टू डू. रास्ते अपने आप खुलते चले गए जब मंजिल दिख रही थी, और उतना स्ट्रॉन्ग मन था उसके लिए. अभी हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं. इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस हैं, तो अपन पहले प्रीलिम्स से ही स्टार्ट करते हैं. प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, लेकिन इन सालों में उनका लेवल इतना बढ़ता जा रहा है कि वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि एक सेलेक्टेड बंदा भी अगली बार अगर बैठेगा तो वो उसको निकाल देगा इजीली. आई कैन नॉट से फॉर श्योर इवन फॉर माई सेल्फ, दो आई एम श्योर कि करेंगे तो हो जाएगा. लेकिन वही है, ये भी एक एलिमिनेटरी एग्ज़ाम बना दिया है यूपीएससी ने. तो तैयारी कैसे की? तैयारी स्टार्ट की मैंने लॉकडाउन में, कोविड लॉकडाउन में. 2020 में मेरा आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अपन अब जुट जाते हैं. पहले तो मन था कि कोचिंग वगैरह कुछ ये वो इधर उधर से करें, लेकिन उस टाइम पे कुछ कोचिंग वाले अच्छा ऑफलाइन, मतलब वो स्टार्ट कर नहीं पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से. ऑनलाइन लेने का मेरा मन नहीं था. थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल था इस चीज़ को लेके कि ऑनलाइन में रिटेंशन होगा नहीं होगा कुछ. और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो
मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं पॉलिटी कैसे पढ़ूँगा, हिस्ट्री कैसे पढ़ूँगा, ज्योग्राफी कैसे पढ़ूँगा, ये सब मेरे ऊपर की चीज़ लग रही थी उस टाइम। इसलिए मैंने मन बनाया था कोचिंग लेंगे, लेकिन जब वो नहीं मिला तो आई हैड टू स्टार्ट बाय माई सेल्फ। बेसिकली स्टार्ट किया मैंने, जो जितने भी टॉपर सजेस्ट करते हैं बुक्स, स्टार्ट मैंने वही पॉलिटी करी, लक्ष्मीकांत खरीदी और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ नहीं आई। फिर एक बात सब ये भी बोलते हैं एनसीईआरटीज़ पढ़ो, फिर मैंने 6 से एनसीईआरटीज़ स्टार्ट करी। उनको ऑलरेडी हमने 10th तक पढ़ा हुआ था, तो वो थोड़ा वापस से समझ में आ रहा था पढ़ा हुआ, तो उन्होंने फिर हेल्प करी। और ऐसे करते करते GS1 प्रीलिम्स लगभग तैयार हो गया। उसके बाद CSAT की तैयारी के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल, IIT का बैकग्राउंड, IIT के JEE का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो उन सब ने हेल्प की कि मुझे CSAT की तैयारी करनी ही नहीं पड़ी। मैंने तीनों अटैम्प्ट में तैयारी नहीं करी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 143 समथिंग मार्क्स आए भी थे बिना तैयारी के। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे वाली स्ट्रैटेजी उसमें फॉलो एटलीस्ट करें। इसी बीच मैं आपको अपना थोड़ा सा जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी अच्छी तैयारी थी, थोड़ा लिखने का भी तैयार कर लिया, थोड़ा आई मीन सिलेबस तो पूरा ही कवर हो गया था, मैथ्स का भी और GS का भी। तो आई वॉज रेडी टू क्रैक द एग्ज़ाम बेसिकली। लेकिन वहाँ मुझे प्रीलिम्स में ही शिकस्त मिली एक तरह से। अब उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरी तैयारी नहीं थी या मैंने कुछ मेहनत अच्छे से नहीं करी थी, लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि मुझे थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि मेरा ये था कि मैं अपना 100% दूंगा और एक ही बार में इस एग्ज़ाम को निकाल दूँ। तो जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो 5-7 दिन मेरे तो रोते रोते निकले कि यार हुआ क्यों नहीं। तो आई वॉज कर्सिंग बैड लक, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो जब होना है तभी होगा, है ना। सो इस चीज़ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तैयारी है, इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं लगती, इसमें सिर्फ टैलेंट नहीं लगता, इसमें आपकी एक क्वालिटी टेस्ट होती है जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी ज़िद कितनी है वो टेस्ट होती है, आपकी विल पावर कितनी है टेस्ट होती है, आप कितनी बार गिर के उठ सकते हैं वो टेस्ट होता है। वो क्वालिटी बेसिकली UPSC हर कदम कदम पे टेस्ट करती है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले उसको, अपनी विल पावर को मजबूत करो, तभी जो आपने ड्रीम जो ये देखा है वो साकार होगा। मैंने CAPF का एग्ज़ाम नहीं दिया। बुक लिस्ट मेरी नॉर्मल थी, NCERTs, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, जियोग्राफी की GC लियोंग और थोड़े से जो भी मार्केट में नोट्स मिलते थे वो, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में मैंने मृणाल सर के नोट्स लिए थे। इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो मैंने गूगल से ऑनलाइन जो भी मुझे रिसोर्सेज मिले वो मैंने कर लिया था। करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ तो मुझे एक सिविल्स डेली करके वेबसाइट मिली। वो डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं वो अपलोड करते थे अपने आप, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मेरा क्या होता था कि द हिंदू में फटाफट 10 मिनट में ऊपर से उसकी न्यूज़ देख ली तो काम हो गया। लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस और जब रिटेन करने की बात आती थी तो सिविल्स डेली का वो जो प्लेटफॉर्म था वो मेरे काम आया काफ़ी। आई एम ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो। आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। आंसर राइटिंग बहुत
बहुत वियर्ड सी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आंसर राइटिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको हम एक बार बाद में ले लेंगे। पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं जो सभी के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। मुझे आंसर राइटिंग से बहुत डर लगता था कि वही आईआईटी बैकग्राउंड है, वहाँ कुछ लिखना नहीं था। जेई में क्या था, सीधा आंसर निकालना है, कुछ प्रोसेस कुछ नहीं करना था। तो आंसर राइटिंग की दो चीज़ें हैं, एक तो स्किल, एक उसका जो उससे पहले जो इनर्शिया होता है वो बहुत ख़तरनाक है। तो कुछ टाइम तक तो मैंने आंसर लिखने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि यार लिखें। लेकिन जब मन में ये आया कि यार अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो प्रीलिम्स निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार मेंस में अटकेंगे। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। इसमें मुझे फोरम आईएएस ने हेल्प की, उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको मैंने यूज़ किया अच्छे से। पहला जो मैंने टेस्ट लिखा था वो मैंने 5.5 घंटे में लिखा था, इवेंचुअली 3 घंटे में आ गए। और रियल वाले पेपर तो आई कैन से डेफिनेटली मेरे 5-5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गए थे, इतनी अच्छी प्रैक्टिस मेरी हो गई थी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं नहीं बता पाऊँगा आपको कैसे करनी है, क्या करनी है, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको स्टार्ट करनी है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। एक इसमें पॉजिटिव अप्रोच को लेके क्वेश्चन है। पॉजिटिव अप्रोच, वैसे तो हमको ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी चाहिए। नेगेटिविटी या फिर टू मच स्केप्टिसिज्म, साइनिसिज्म, हमको वैसी चीज़ें कहीं भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हल्का हमको सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी आर इनएलिएनेबल। सेम चीज़ शुड बी रिफ्लेक्टिव इन योर आंसर्स। आपका जो सॉल्यूशन है वो ऐसा होपलेस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये तो काम बहुत गलत कर दिया सरकार ने, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अच्छा वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ होगा, नेगेटिव रह के तो बंदा होपलेस ही रहता है। इंटरव्यू के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे इंटरव्यू में 124 मार्क्स आए हैं, विच आर दी लोवेस्ट। तो आई डोंट नो यू शुड लर्न इट फ्रॉम मी और नो, बट हाँ इंटरव्यू कैसा गया था, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। बीबी स्वेन सर का बोर्ड था और स्टार्टिंग बहुत अच्छे लाइटर नोट पे हंसी मजाक अच्छे से बात हुई। कोई किसी टाइप का अतरंगी सवाल उन्होंने नहीं पूछा, नॉर्मल सवाल, सिंपल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मेरे डैप से रिलेटेड, थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में बातें हुई। तो वो इंटरव्यू इज़ नॉट क्वेश्चन एयर, लेकिन हाँ थोड़ा सा कन्वर्जेशनल इंटरव्यू होता है और वैसा ही मेरा भी था। ड्रेस कोड यूपीएससी तो कोई नहीं देती, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस कोड जो चला आ रहा है वही जो मैं भी पहन के गया था। बॉयज़ के लिए सूट एंड गर्ल्स के लिए मोस्टली साड़ी, और दे कैन गो विद द सूट ऑल्सो। पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप करता है। बेसिकली नॉलेज बिल्ड्स कैरेक्टर। तो जब आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का नॉलेज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता रहेंगी तो आप डिस्कस अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे थोड़ा कम आता है या आई लैक पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ, पर्सनैलिटी बिल्डिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यूपीएससी के लिए कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट काम आ सकती है? एक तो पीआईबी में बीच बीच में देखता था, एक आर्ट एंड कल्चर के लिए CCRT शायद वेबसाइट है, प्लीज़ आप चेक कर लेना, वो बहुत अच्छी वेबसाइट, उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी। उसके अलावा तो सिंपली आपको एक चीज़ के साथ स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्वेरी जो है गूगल करिए। आजकल तो ChatGPT भी बहुत अच्छा काम आ रहा है, मेरे भी बहुत मेंस के टाइम पे काफ़ी काम आया था वो। तो आप एज इट इज़ उसमें अपनी क्वेरी डालिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विद रेफरेंस। यूपीएससी क्यों सेलेक्ट किया मैंने ये तो बता दिया आपको कब किया।
सिक्स्थ में ये मन बना लिया कि ऐसा ऐसा यूपीएससी कुछ करना है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी मैं क्यों टिका इसमें, जब मैंने देख लिया कि बहुत टफ है यार, मेरा तो हुआ नहीं, थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, उसके बाद भी क्यों टिका। उसके बाद थोड़ी चीज़ें, थोड़ी मैच्योरिटी आई, उस समय समझ में आया कि ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी को वापस देने के लिए। तो अगर हम ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएं जहां हम कुछ अच्छे काम कर सकें, कुछ सिग्निफिकेंट काम कर सकें दुनिया के लिए, तो लाइफ वुड बी, आई वोंट से हैप्पियर, बट लाइफ वुड बी सेटिस्फैक्ट्री। तो बस यही मन था कि हाँ, कुछ अच्छा करना है लाइफ में। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, 2-3 चीज़ें देख लीजिए कि आपको अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, तो जो नॉर्मल सी चॉइस थी, मैथ्स ही लूँगा। सेकेंडली, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अपने को सेल्फिश होना पड़ेगा इस चीज़ में कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वही सब्जेक्ट लिया जा सकता है। सिलेबस कितना है, क्या है, एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए। PYQs देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपकी ग्रेजुएशन के साथ सिलेबस मेल खाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने खुद के नोट्स भी बनाए और थोड़े थोड़े बीच बीच में दूसरों के भी पढ़े। लेकिन हाँ, ये भी एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम लोग की एक टेंडेंसी होती है कि टॉपर्स को हम थोड़ा ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, जो भी सेलेक्ट होते हैं। मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी ना करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक ही रास्ते पे चल के 2 लोग सेम मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, देखो आपके लिए क्या काम कर रहा है, और वो इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस चलते रहना है, अपने आप बनता जाएगा। टॉपर्स को देखेंगे तो वो बीच में आके आपकी स्ट्रेटेजी को भंग कर देंगे, आप फिर उनका वाला रास्ता चलोगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर आपको 1 साल और तैयारी में देना पड़ेगा। इससे अच्छा आप खुद पे 100% ट्रस्ट करें कि हाँ, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है, चलेगी। और हाउ मेनी आवर डिड आई स्टडी, मैं आपको अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 के बारे में बता रहा हूँ स्पेसिफिकली। जो मेन टाइम था, उसमें मैं लगभग 11-12 घंटे पढ़ता था, और कंसिस्टेंसी थी, इसी वजह से ये क्रैक किया। कंसिस्टेंसी का सॉल्यूशन तो आई वोंट से कि कुछ होता है, ये तो जो ज़्यादा ज़िद्दी होता है उसको अपनी मंजिल पे पहुंचने का जज्बा भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपको बस ज़िद करनी है कि हाँ, मुझे पहुंचना है। अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो आपको देखना है। ट्वेंटी 2023 का प्रीलिम्स काफ़ी टफ था, डेफिनेटली काफ़ी टफ था। मेरे मार्क्स अच्छे आए, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मुश्किल तो था। देखते देखते लग रहा था कि ये सारे ही एक टाइप के क्वेश्चन आ गए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 स्टेटमेंट्स। तो अब यूपीएससी टेस्ट कर रहा है आपकी एक्यूरेसी। पहले क्या था, एलिमिनेशन काम चल जाता था। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी थी जो लोग देखते थे कि हाँ, एलिमिनेट कैसे करें, ओनली 1 वाला स्टेटमेंट गलत है, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपको अब एक्यूरेसी पे काम करना है, आपको कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, आपको डेप्थ तक पहुंचना है। उसके लिए जो कंसाइज नोट्स होते हैं वो अब काम नहीं आएंगे, आपको रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी ही पड़ेंगी, आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी। जो भी टॉपर्स बुक्स बताते हैं वो सारी अच्छी हैं, उनको मल्टीपल रिवीजन के साथ हम लोग इतने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। एटलीस्ट हमारी कट ऑफ निकल जाएगी, आई कैन से दैट फॉर श्योर। और एक चीज़ और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स
GS1 के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि शुरू के क्वेश्चंस टफ आते हैं इन जनरल। अगर मैं बात कहूँ तो जो बच्चा वहाँ हार मान गया या थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गया वहाँ पे, तो फिर वो यूपीएससी उसको वहीं दबा देगी, वहीं उसका वो मेंटल प्रेशर टेस्ट कर लेगी और वहीं उसको एलिमिनेट कर देगी। वहाँ नहीं घबराना, चलते रहना। इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको वही क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली जो आते हैं। और 50-50 वाली जो भी अप्रोच होती थी वो भी अभी कर सकते हैं, लेकिन क्लियर तुक्का नहीं मारना है, ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर का मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल्स पढ़ने से भी बहुत अच्छा एक अच्छा पर्सपेक्टिव हमको मिलता है, अच्छी नॉलेज मिलती है एक इशू के बारे में। तो एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। मैं फॉलो नहीं करता था उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे वो सिविल्स डेली वाली वेबसाइट के वो वाले आर्टिकल मुझे अच्छे लगने लगे। उससे रिटेंशन भी था, उसको मैं कभी भी एक ही इशू के बहुत सारे आर्टिकल जो भी थे उनका एनालिसिस एक साथ देख सकता था। रिवीजन में आसानी हो गई बेसिकली। एंड नोट्स के बारे में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो प्रीलिम्स के कुछ, जैसे हम टेस्ट लिखते हैं, मॉक टेस्ट लिखते हैं या कोई भी टेस्ट सीरीज़ घर ला के लिखते हैं, तो लिख लिया, सॉल्व कर लिया, मार्क्स आ गए, सॉल्यूशन देख लिया, इतना इनफ नहीं है। क्योंकि अगर हम उनको अपनी गलतियों को रिपीट करेंगे 1 महीने 2 महीने बाद, तो फिर उस टेस्ट को देने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, जो गलतियाँ थी उनको हाईलाइट करके कॉपी में या PDF फॉर्मेट में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, नोट्स बनाने और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। वो फिर गलती कभी नहीं होगी। छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती है जो गलतियाँ हम रोक सकते हैं बेसिकली, ये चीज़ करके। मैगज़ीन भी मैं पढ़ता था, ज़्यादातर मैंने विज़न की मंथली मैगज़ीन्स पढ़ी थी। उसके भी छोटे छोटे प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स बना लिए थे। PYQs को हम जब देखते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है किस टाइप के नोट्स बनाने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रिक हो सकती है यूपीएससी में भी, तो वहाँ हम फोकस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेंस में भले आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, प्रीलिम्स में आप आई वुड सजेस्ट एक कोचिंग की ना लेके कई कोचिंग की कम ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको मिलता है तो करिए। मैंने क्या किया था, जो ओपन मॉक्स थे, कुछ फ्री थे, कुछ थोड़ी सी फीस लेते थे, वो सब ज्वाइन किए थे। ऑफलाइन जाके सेंटर पे वो मैं दे के आता था। वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। वो आपको एक एग्ज़ाम वाला माहौल देते हैं हमको, ताकि वहाँ वो वाली दिक्कत ना हो, एंजाइटी ना स्ट्राइक करे। मेरा मैथ्स था तो मुझे बेसिकली ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। मैथ्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल में, तो मैं 11-12 घंटे पढ़ता था। मतलब 11-12 नहीं तो 10 तो मान के ही चलिए, 10 तो मैं पढ़ता ही था हर हाल, जिसमें से 5-6 घंटे मैथ्स के, बाकी GS ऐसे जो भी चीज़ें प्रीलिम्स वगैरह था वो सब। तो इट डिपेंड्स आपका क्या है, कितनी जल्दी आप याद कर पाते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के रिगार्डिंग भी एक चीज़ बताऊं जो मेरे लिए काम करी, बहुत अच्छा काम किया, बल्कि उसने, जो मैंने इसी बार यूज़ किया था, कि मैं एक स्टिकी नोट पे लिख लेता था कि आज सुबह उठते ही कि आज पॉलिटी 2 घंटे पढ़नी है, इकोनॉमी 2 घंटे, आज प्रीलिम्स का 2 घंटे का टेस्ट लगाना है, मैथ्स 3 घंटे पढ़नी। जो होता जाता था उस पर टिक करते जाते थे, तो हमको एसेंशियली पता चल जाता था कि कितनी देर तो हम बैठे रहे चेयर पे और कितना हमारा प्रोडक्टिव टाइम था। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी काम आएगा डेफिनेटली। एंड यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। कोचिंग में
आई गेस 1.5-2 लाख बच्चे कोचिंग में एनरोल्ड हैं, लेकिन प्रीलिम्स शायद इस बार 14-15 हज़ार का निकला था। तो और ऐसे बहुत भी हैं जो कोचिंग में नहीं थे, उनका भी प्रीलिम्स निकला है। तो कोचिंग इज़ नीदर नेसेसरी नोर सफिशिएंट, इट इज़ यू टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। मेरा मन किया था कोचिंग लेने का स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को कोई क्लू नहीं था कि कैसे पढूं पॉलिटी कैसे। तो एक गाइडेंस मिल सकती है आपको, अगर लगता है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो तैयारी कर रहा है जो आपको गाइड कर सके, तो एंड आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप जा सकते हैं। अब उसके अलावा भी हम कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, बस इतना ही है। लेकिन हाँ, उसके फ्रूट्स और भी अच्छे होंगे। आप अपनी खुद की मेहनत जो होती है वो हमेशा यूज़फुल होती है तीनों चीज़ों में, प्री मेंस इंटरव्यू। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, थोड़ा सा अटेंशन बना रहता है। ऑनलाइन में हम थोड़ा सा अपने साथ बेईमानी कर लेते हैं और थोड़ा टाइम पास हो जाता है। इसमें क्वेश्चन है सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। पता है, एसेज भी होते हैं जिसमें हम लोग कोट करते हैं कि सोशल मीडिया इज़ ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, है ना। तो वो बिल्कुल एकदम सत्य बात है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा है। अपना काम अगर बिना उसके चल रहा है तो चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और आप फालतू के रील्स शॉर्ट्स इनमें टाइम वक्त बर्बाद अपना नहीं करेंगे, तो आप सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत एनालिसिस आते हैं, वो आप देख सकते हैं। और बाकी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मोटिवेशन भी आता रहता है जब हम देखते हैं कि आजकल अच्छे काम क्या हो रहे हैं। हाउ टू हैंडल एंजाइटी एंड प्रेशर व्हेन एग्ज़ाम कम्स नियर। ये बड़ा नेचुरल है, एंजाइटी तो स्ट्राइक करती ही है। कोई भी एग्ज़ाम हो, 12th का हो, कॉलेज के हो, या फिर ये वाला प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो। लेकिन खुद को तसल्ली देना ज़रूरी है कि निकल जाएगा, हो जाएगा। आपने अच्छी मेहनत करी है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। खुद को बोलना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल ना। इकोनॉमी के लिए बताओ। इकोनॉमी के लिए यार मैंने मृणाल सर का किया था, तो मृणाल सर के नोट्स मुझे अच्छे लगे। हालांकि वो बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, 100% थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनको समझना। लेकिन भाई इकोनॉमी की कुछ बुक्स भी हैं जिसमें पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट थोड़े से और अच्छे से समझ में आते हैं। लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप ओपन मॉक्स लगाएं। दिल्ली हैं तो यहाँ के सेंटर्स में जाके ऑफलाइन लगाएं, इट्स मच बेटर देन ऑनलाइन वंस। और स्ट्रेटेजी जितना ज़्यादा रिवाइज कर सके करें। 45 डेज बचे हैं तो आप अभी मेंस को छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। 100% प्रीलिम्स फोकस हो जाओ। जितनी बार रिवीजन करोगे कंसेप्ट्स का, भले वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमी हो, जितना कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एंड इकोनॉमी के लिए NCERT, हाँ NCERT आप कर सकते हैं डेफिनेटली, उससे फ़ायदा ही होगा। जैसे 11th की NCERT अच्छी है इकोनॉमी की, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और थोड़ा सा प्री के काम भी आ जाएगी। उसके अलावा बुक्स भी आप सर्च कर सकते हैं इकोनॉमी की, जिसमें प्रॉपर मनी बैंकिंग के कंसेप्ट्स हैं, बजट के कंसेप्ट्स हैं। ये सब चीज़ें आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कोचिंग वगैरह में नहीं जाना है तो। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? मैं डिस्ट्रैक्शन से ऐसे बचता था, थोड़ी सी विल पावर कमज़ोर है मेरी। एक तो मैंने दोस्तों से थोड़ा सा कट ऑफ किया। ये मान लो वही अप्रैल से सितंबर तक मैं किसी दोस्त से नहीं मिला, ना उन्होंने बेचारों ने मुझे परेशान किया।
बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, इसीलिए ये वाला डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। नहीं निकलता है ऐसे एग्ज़ाम अगर हम दोस्तों के साथ भी घूमेंगे और रात को आगे थोड़ा सा बस पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा दिन उनकी बातें चलती रहेंगी, उनकी दिक्कतें चलती रहेंगी, हमारी दिक्कतें होंगी तो फिर हम उनके पास चले जाएंगे, फिर और वक्त बर्बाद। और डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये मोबाइल फ़ोन अपने आप में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये छोटी छोटी जो रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं और मेंटली जो ख़राब करती हैं वो तो अलग बात है ही। इसके लिए मैंने यूट्यूब तक भी डिलीट कर रखा था, इंस्टा भी मैंने अभी इंस्टॉल किया है, उससे पहले डिलीटेड था सब कुछ, ठीक है। और जब भी मैं लाइब्रेरी जाता था तो फ़ोन यहाँ छोड़ के जाता था, दिन में एक बार घर पे बात करता था। वो थोड़ा एक्सट्रीम जाना पड़ता है, जब हम इतना बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। जो बड़ा हवन हमने रखा है इसमें छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस, जो आहुतियाँ हैं वो देनी ही पड़ेंगी। अब एक बार मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है व्यूअर्स की साइड से, फिर अपन इसको सम अप करते हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी रिसोर्सेज क्या हैं? एक बहुत अच्छी बुक है यार, PMF IAS की, उसके अलावा अभी तक नहीं है। आप अभी अगर पढ़ रहे हैं तो फटाफट से उसको देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी यूज़फुल है। और हिस्ट्री के लिए NCERT बुक पढ़ना 11th वाली कौन सी इम्पोर्टेंट है? 12th की इम्पोर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री जो है वो अच्छी है उसमें, बाकी 10th तक की आप पढ़िए, ठीक है। मॉक्स कंप्लीट करिए, जितने भी बच्चे, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा। और टेस्ट के नोट्स बनाइए, जो भी गलतियाँ आपने करी उनको रिवाइज़ करिए टाइम टू टाइम। वो गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में अगर होंगी तो आप बहुत बहुत बुरा फील करोगे। अभी 12th पास हुए हैं तो आप हल्का हल्का स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आप देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल के साथ मैच खा रहा है कि नहीं आपका सिलेबस के साथ। ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें हमने बात कर ली, जो जिसमें आपको मन कर रहा है वो करिए। अपने नोट्स बनाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत बनाओ और कम भी मत बनाओ। ऐसा ना हो कि आप नोट्स बनाओ और बाद में पता चले कि यार ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुक से लगता है तो बुक से बनाओ, किसी का लेक्चर सुन के बनाने हैं तो लेक्चर सुन के भी आप बना सकते हैं। UGC नेट के लिए डिस्ट्रैक्शन आपको रोकनी है। डिस्ट्रैक्शन का एक ही फंडा है यार जो हर एग्ज़ाम में काम आएगा। आप एक बार थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। जैसे बहुत से टॉपर बोलते हैं ना कि मैंने 6 महीने के लिए अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। वो रूम में लिटरली बंद नहीं करते हैं, लेकिन बेसिकली अपने सर्कल से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा सा उनसे टाइम मांगते हैं कि आप मुझे इतना वक्त दो, उसके बाद अपन चिल करेंगे साथ में। सेम आई एम डूइंग। अभी मैं सबसे मिलता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ तब मिलता तो फिर मैं सेलेक्ट नहीं होता। अपने को एक चीज़ तो चुननी पड़ेगी। PYQs को कैसे एनालाइज करें? PYQ को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं इन सम वे और दी अदर। तो हमको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के पीछे ये देखना है कि वो उस साल क्यों पूछा गया था, क्या हिस्ट्री थी। ये गूगल से पता चल जाएगा, नहीं पता चलता कोई बात नहीं। फिर ऑप्शन देखने क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उन ऑप्शंस को सोचना है कि इनके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। मतलब आपको पिछले 5 साल के, एटलीस्ट 2018 के बाद के सारे पेपर अच्छे से करने हैं। जो ये 600 क्वेश्चंस हैं GS1 की अगर बात करें तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, तब जाके कुछ 2-3 सवाल जो 2024 वाले प्री में आएंगे वो आपको अच्छे से सोल्व होंगे। पॉलिटिकल प्रेशर तो अभी मुझ पे आया नहीं, तो मुझे नहीं पता यार कैसे डील करें। आई टेल यू, आई एम नीदर लेफ्टिस्ट नोर राइटिस्ट। थोड़ा सा अभी आइडियोलॉजी बनेगी। आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग ऐसे ही होगी यार, जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ। थोड़ा थोड़ा लिखो, अपने आप को बोलो कि मैं तो अच्छा आंसर लिखना ही नहीं है, गंदा लिखना है। बेस्ट की, परफेक्ट की तरफ भागोगे तो वो
आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आप बस स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। मैं IIT रुड़की से सिविल इंजीनियर हूँ, 2020 पास आउट। एंड थैंक यू एवरीवन। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा मैंने दोनों करी हैं, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए। तो स्पेक्ट्रम थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है, बिपिन चंद्रा थोड़ी सी स्टोरी टाइप है। आई थिंक अगर आपके पास टाइम है, इस अभी तो आप नहीं कर सकते, 40 दिन बचे हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए, दोनों में काम आएगी। स्पेक्ट्रम थोड़ा इजी टू रीड है, आप स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं। मेंस के कुछ क्वेश्चंस NCERT से नहीं आते, एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन NCERT से नहीं आते, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप डील कर लोगे। जब आप लिखना सीख जाएंगे, आपको आंसर को मोल्ड करना आ जाएगा, तो जो क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आते ना, वो भी आप सीख जाएंगे। उसकी टेंशन आप अभी मत लीजिए, ठीक है। एंड फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी एस्पिरेंट्स को। आई होप थोड़ा भी मेरा कुछ बताया हुआ आपको काम आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है यार, एक तो आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दूसरी यही कि अपने अंदर एक दृढ़ता लेके आनी है। आपको बहुत हताशाएं होंगी इस रास्ते में, ये बड़ा लंबा रास्ता है। जब जब गिरोगे, अपने आप को ये बोलना है कि आई विल गेट अप स्ट्रोंगर। मतलब एक कोट भी है, द थिंग दैट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो मेरे जो पहले वाले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ने ऐसी तैसी करवा दी, सेकंड वाले में मेंस से 5 दिन पहले डेंगू हो गया, तो आई हैड टू स्किप दैट मेंस 2022 वाला। सेम कहानी वहीं, आई वॉज फीलिंग कि यार ये थोड़ा सा अनलकी था या कुछ भी ऐसा। लेकिन अगेन हाँ, अगर आप गिर के वापस उठ सकते हो तो आपको कोई कितनी देर गिराएगा। ऐसे के लिए बताऊं मैं आपको, ऐसे बड़ा ही अच्छा एग्ज़ाम है। मैंने ऐसे इससे पहले नहीं लिखा था, ऐसे मैंने अभी जुलाई में ही स्टार्ट किया था लिखना। तो ऐसे क्या टेस्ट करता है, आपको एक टॉपिक पे आप बेसिकली आपका फ्लो कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, आपको उस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, और उस टॉपिक का कितनी डायमेंशंस में आप सोच पा रहे हो, अच्छे एग्जांपल्स कैसे ले पा रहे हो। तो अगेन ऐसे भी वैसा ही है कि आप लिखना स्टार्ट करेंगे तब जाके कुछ बन जाएगा। धीरे धीरे मीनिंगफुल बातें निकलने आएंगी। एथिक्स के लिए मैं बताऊं आपको, एथिक्स बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस देखना है। उसमें कुछ टर्म्स लिखी हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, मोरालिटी। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए आपके मन में, ताकि कोई बच्चा भी आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो आप बड़े आराम से उसको समझा दो कि ये मतलब है इस बात का। और उसके बाद वही उसमें आती है आंसर राइटिंग, थोड़े से डायग्राम्स कैसे लिखने हैं, और एग्जाम्पल्स कौन से चूज़ करने हैं, कोट्स कौन सी लिखनी है। ये सब चीज़ें आप अपनी खुद की बनाओ, मैंने किसी की नहीं उठाई। सारी नोट्स वगैरह मैंने कॉपी के पीछे मैंने कोट्स वगैरह लिख दी, जो भी मुझे लगा कि मैं ऐसे में या एथिक्स में काम में ले सकता हूँ। तो इफ़ आई कुड हैव शोन यू देम, एक सेकेंड। हाँ, कुछ इस तरह से रैंडमली मैंने कोट्स भी लिख ली, एग्जाम्पल्स भी लिख लिए, जो अपन एथिक्स में या ऐसे में काम में ले सकते हैं। तो वो
बढ़ते ही गए क्योंकि और वो याद भी रहे, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद भी रहेगा। करप्शन पे, ठीक है, कंपैशन पे, और परसिवरेंस, डेडिकेशन, इन सब चीज़ों पे आप एग्जाम्पल्स, कोट्स जो भी लेजेंड्स ने लिखी है, बताई है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमें आएगा। सो आई विश यू ऑल वेरी गुड लक इन दिस प्रिपरेशन। अच्छे से ये वाला प्रीलिम्स क्लियर करिए, फिर मेंस की भी एक डिस्कशन अलग से करेंगे। सो विल सम दिस अप। थैंक यू।